हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज हम जूनियर अकाउंटेंट की क्लास नंबर 6 में हैं और जर्नल के टॉपिक नंबर 3 में हैं। जर्नल के हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली है, जर्नल की क्लास फर्स्ट, जर्नल की क्लास सेकंड। अब हम जो है जर्नल की क्लास थर्ड में। ओके बच्चों, कुछ भी नहीं है। आपने मैंने मैंने आप लोगों को एक रामबाण दवाई दी है जिसका नाम है केस मेथड। ये केस मेथड निकाला है सीपी सर ने। इसको आप ध्यान से देखना। जब भी बिजनेस में केस आता है केस अकाउंट डेबिट, और जब भी बिजनेस से केस जाता है तो केस अकाउंट क्रेडिट। ये ध्यान रखो, जब भी व्यापार में केस आएगा केस डेबिट हो जाएगा, जब भी व्यापार से केस जाएगा केस क्रेडिट हो जाएगा। बेटा 99% आपके देखो एंट्रीज क्या होती है, केस से होती है। केस आएगा या केस जाएगा। बाकी एंट्रीज भी केस को कोरिलेट करके ही अपन करेंगे। ठीक है, कुछ एंट्रीज होगी जो नॉन केस होगी, वो अलग से 12-13 एंट्री से ज़्यादा नहीं है जो नॉन केस की है, वो मैं आपको अलग से सिस्टमेटिक तरीके से करा दूंगा। अब देखिए, हमने देखा था भाई हमें एंट्रीज करनी है, तो एंट्रीज किसकी करनी है भाई? खातों की। जो जो खाते हमारे पास खोले जाएंगे वो एंट्रीज होगी जर्नल में। तो जर्नल में एंट्रीज करने से पहले हमें देखना पड़ेगा किस प्रकार का खाता है। जिस प्रकृति का खाता होगा उस प्रकृति के खाते के हिसाब से एंट्री होगी। जैसे कि खाते की प्रकृति व्यक्तिगत है, वस्तुगत है, या आय व्यय प्रकृति का है। मान लो व्यक्तिगत प्रकृति का खाता है तो पाने वाला व्यक्ति डेबिट, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट, है ना। तो हमने व्यक्तिगत प्रकृति पूरी कर ली थी, प्राकृतिक व्यक्ति भी पढ़ लिया था, कर्तरी व्यक्ति भी पढ़ लिया था, और प्रतिनिधित्व व्यक्ति भी पढ़ लिया था। खातों की प्रकृति भी मैं साथ साथ चला रहा हूँ, जर्नल एंट्री भी मैं साथ साथ चला रहा हूँ। 2 टॉपिक आपके वापस, इसका रिवीजन चल रहा है और इसकी आपकी वर्क क्लास चल रही है। ओके, कंटिन्यू क्लास में देखा जाए, प्राकृतिक व्यक्ति जो राम श्याम मोहन सोमन जो है, अब इनसे अपन लेन देन करते हैं। थोड़ा सा मैं आपकी जर्नल के रूल्स को फॉलो करा रहा हूँ, यहाँ भी अपने हिट होते हैं कि नहीं होते हैं। ये बिजनेसमैन है, मोहन से पैसे लिए, तो पाने वाला कौन है भाई? हम बिजनेस। देने वाला कौन है? देने वाला सर मोहन है ना। तो केस अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये देखो बेटा, मोहन पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो देने वाला क्रेडिट हो चुका है यहाँ, लेकिन हमने रूल्स को फॉलो किया था केस वाला। हमने कौन से रूल्स फॉलो किए थे बेटा? केस वाला। तो इस केस के रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो पाने वाला, देने वाला, आने वाली वस्तु, जाने वाली वस्तु, खर्चे और हानि, डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है यहाँ। आपको सिर्फ याद रखना है, पाने वाला व्यक्ति डेबिट, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट। यहाँ मोहन दे रहा है ना, तो मोहन अपने आप में क्रेडिट हो गया। वापस देखो, मोहन को 20,000 रुपए चुकाए, हमने मोहन को चुकाए, पाने वाला कौन है? मोहन है सर, तो मोहन को डेबिट कर देंगे, है ना। तो मोहन अकाउंट डेबिट है ऑलरेडी, लेकिन जब हमने एंट्री की थी, हमने पाने वाले देने वाले को फॉलो करके नहीं की थी, हमने एंट्री की थी केस वाले मेथड से। भाई साहब, केस को फॉलो करो, जिससे आपकी एंट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। गारंटी से कहता हूँ सारी एंट्रीज अच्छी होगी और सही जाएगी, 100% सही जाएगी, गलत होने का चांस नहीं होगा। पहले हम आपको जनरल एंट्री सिखाते हैं, फिर जनरल एंट्रीज की एमसीक्यूज कैसे बनेंगे वो सिखाएंगे। और आज जितना मैंने पढ़ाया है उसके एमसीक्यूज का भी एक वीडियोस डालने वाला हूं गारंटी से, जिसमें आपको बैकग्राउंड के साथ साथ बताऊंगा भाई ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं जो एमसीक्यूज की है जो प्रैक्टिस कराने वाला हूं। एमसीक्यूज सॉल्व नहीं कराने वाला हूं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। प्रैक्टिस का मतलब समझ रहे हो आप? मान लो ये क्वेश्चंस बना, कैसे बना, क्यों बना, इसका आंसर ये है, तो ये क्यों है। ये करते करते अपन जाएंगे ना, तो मैं कॉन्सेप्ट्स को आपके बिल्ड करता जाऊंगा ना, जिससे क्या होगा, उससे सिमिलर जितने भी एमसीक्यूज होंगे आप सेल्फ हिट कर लोगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कम टाइम में क्रैक कर सको। वैसे पढ़ाऊंगा एमसीक्यूज भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आ जाइए, अपन व्यक्तिगत को अपन पूरा कर चुके हैं। प्राकृतिक व्यक्ति, कर्तरी व्यक्ति और प्रतिनिधित्व व्यक्ति को हमने 2 टर्म कर रखी है, कैपिटल की और ड्राइंग की। एक कैपिटल और ड्राइंग, व्यापार और व्यापार के मालिक की एक बहुत अच्छी अवधारणा है, वो हम आपको थोड़ा सा जनरल आगे बढ़ने की बात बताएंगे, जिससे आपको पार्टनरशिप का जो टॉपिक है इतना इजी हो जाएगा, उस कॉन्सेप्ट से इतना इजी हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। मान लो बिजनेसमैन जब भी पैसा देगा वो कैपिटल हो जाएगी, जब भी पैसा लेगा वो ड्राइंग हो जाएगी। बस बिजनेसमैन 2 टर्म से ही पैसा दे सकता है, दूसरी टर्म से ले सकता है। पहली टर्म से मतलब कैपिटल से देगा, ड्राइंग से लेगा। इसके अलावा व्यापार से कुछ भी वो पैसा निकाल नहीं पाए। घर खर्च के लिए चाहिए तो ड्राइंग ही करनी पड़ेगी उसको, है ना। ऐसे वो कभी भी घर खर्च के लिए पैसा निकालेगा वो ड्राइंग ही मानी जाएगी। व्यापार से ये ब्याज भी नहीं ले सकता भाई, व्यापार से ये इंटरेस्ट भी नहीं ले सकता। जब इसने कैपिटल दी कि कैपिटल का इंटरेस्ट ले लूं, अगर कैपिटल का इंटरेस्ट भी जाएगा ना,
तो पहले कैपिटल में ऐड हो जाएगा, उससे कैपिटल बढ़ जाएगी, ड्राइंग से ही वो विड्रॉल करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको जितना समझ में आया उतना ठीक है, नहीं समझ में आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी और व्यापार की दोनों की, व्यापारी और व्यापार की दोनों की एक अवधारणा है, परतक अस्तित्व अवधारणा, वो मैं जब पढ़ाऊंगा बहुत शानदार मजा आएगा, है ना। द्विपक्षीय अवधारणाएं भी है, जैसे कि दो पक्ष होते हैं, कौन कौन से पक्ष प्रभावित होते हैं, वो जब अपन फर्स्ट टॉपिक उठाएंगे ना वापस सिलेबस का, थ्योरी का, जब डिटेल में थोड़ा कुछ पढ़ लेंगे ना अपन प्रैक्टिकली, तो आपको कुछ कुछ हद तक तो समझ में आ गया व्यापारी अलग है, व्यापार अलग है। अगर मैं ये डायरेक्ट वहां पर डेफिनेशन पढ़ाता, नेचर पढ़ाता, यूजफुलनेस पढ़ाता, टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाता, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता, मतलब कि अवधारणाएं पढ़ाता, प्रिंसिपल सिद्धांत पढ़ाता, आपको समझ में नहीं आते बेटा। ये वर्कशॉप करने के बाद गारंटी से कहता हूं थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मैं एक बार आपको उस थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा प्रैक्टिकल से कोरिलेट करके, गारंटी से कहता हूं आपको थ्योरी भी आएगी। और थ्योरी ज्यादा नहीं होती है अकाउंट की, अकाउंट के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं प्रैक्टिकल से ही निकल के थ्योरी बनती है ना। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना कि थ्योरिकल सब्जेक्ट है। तो बेटा हमने देखा है, हमने ये पढ़ लिया, देखो कर्तरी व्यक्ति का पढ़ लिया है हमने, दो क्वेश्चन कराए थे वो हो गए। ये देखो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते में हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे भाई, ये दो पढ़ लिए थे, दो हमने कंप्लीट कर ली थी, कैपिटल की और ड्राइंग की एंट्री। इनकी एंट्री मैंने नहीं की थी, मैंने कहा ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, नॉन कैश को मैं अलग से बताऊंगा। कुल मिलाकर ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 एंट्रीज और है, 12 एंट्री से ज्यादा नॉन कैश एंट्रीज नहीं बनती। अगर वो एंट्रीज अगर आपको बनाने आ गई तो रेक्टिफिकेशन एरर अच्छे से आ जाएगा। और गारंटी से कहता हूँ रेक्टिफिकेशन एरर आपका साइड में यूं ही तैयार हो जाएगा। सिर्फ मुझे ये बताना होगा कि एरर ट्रायल बैलेंस से पहले होती है तो कैसे निकलती है, ट्रायल बैलेंस के बाद होती है तो कैसे निकलती है, फाइनल अकाउंट से पहले होती है तो कैसे निकलती है, फाइनल अकाउंट के बाद होती है तो कैसे निकलती है, कौन कौन से अकाउंट ओपन होते हैं, इतना बताऊंगा ना तो आप एंट्रीज खुद बनाने लग जाओगे। अगर आपकी जर्नल स्ट्रांग है तो सारा अकाउंट स्ट्रांग है, जर्नल अगर आपकी वीक है और पुअर है तो भाई साहब आपको कुछ नहीं आ रहा, अकाउंट भूल जाओ, अकाउंट में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जर्नल आपको किसी भी ट्रांजैक्शन की आनी चाहिए, किसी भी ट्रांजैक्शन की आनी चाहिए। मान लो कि बिजनेसमैन है, बंदा कोई आ गया कि सर मेरी सैलरी, अब उसने देखा पैसे नहीं है और सैलरी 5-6 महीने की बाकी थी, 50-60 हज़ार की सैलरी बाकी थी, तो भाई साहब ने कहा 1 तोले की ये भी अंगूठी है ले जा, उसने अपनी अंगूठी दे दी। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए बिजनेसमैन ने अपनी गोल्ड रिंग दी, बिजनेसमैन ने अपनी गोल्ड रिंग दी, किसके लिए दी, व्यापार के एक्सपेंसेस के लिए दी। तो एक तो एक्सपेंसेस खत्म हो गया और इस बंदे की कैपिटल बढ़ गई, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा डायरेक्ट वहां, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब वह कैपिटल से हुआ है कैश से नहीं हुआ है, ऐसा करके मैं आपको कह रहा हूं ना धीरे धीरे सब तरह की कैसा भी कंफ्यूजन भरा, कैसा भी कंफ्यूजन भरा अगर आपके क्वेश्चंस आ गया ना, आप उसको ट्रिक कर लोगे। और ट्रिक क्या कर लोगे, मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं। जर्नल में थोड़ा टाइम लगेगा, जर्नल जितना अच्छा होगा अकाउंट उतनी ही अच्छी होगी, जर्नल जितना शार्प होगा आपका अकाउंट उतनी ही शार्प होगी। अपन अब आगे बढ़ते हैं व्यक्तिगत से, आ गए थे अपन रियल में। रियल में मैंने ये 2-3 एंट्रीज करा दी थी आपको, ठीक है बच्चे लोगों, ये यहां तक अपन पहुंच गए थे और हमारी क्लास पूरी हो गई थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसी रियल को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, इसी रियल को, दृश्य मूर्त वस्तुगत संपत्ति को, है ना। इसमें देखो बेटा रियल दो तरह की है इसमें, मैं देखो अकाउंट, देखो अगर अभी आप थ्योरी के पोर्शन में चले गए ना कि हमने तो वहां पे ऐसा पढ़ा था, यहाँ पे सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं ला पाओगे बेटा। कह रहा हूं ना प्रैक्टिकल अप्रोच लाने के लिए आपको थोड़ा थॉट्स अलग तरीके से सोचना होगा। अब मेरी बात सुनो, जैसे कैश है सबसे पहले आने वाली वस्तु, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मशीन, स्टॉक को छोड़ रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट परचेज सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स, ये सारी वस्तुएं हैं। स्टॉक वर्ड एक ऐसा है जो माल खरीदा माल बेचा पीछे रह गया, है ना, तो इसकी कोई एंट्रीज नहीं होती, ये घटनाएं हैं, है ना। बाकी सब आप खरीद के लेके आते हो, स्टॉक ऐसी चीज है जिससे खरीदा बेचा बीच में से कुछ रह गया, तो कुछ चीजें ऐसी है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी पड़ेगी। तो मानना कि अब मैं वस्तु को थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंट्रीज जनरल एंट्रीज को कैसे ट्रिक किया जाए, कैसे तगड़ी तरीके से किया जाए, वस्तुओं की एंट्री में कभी गलती नहीं हो, कैसे करा जाए, उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। आ जाइए, वस्तुगत या वास्तविक खाते, इसमें कौन से टेंजिबल इंटेंजिबल सारे आ जाएंगे, इंटेंजिबल इसमें रहेगा, टेंजिबल सारा इसमें रहेगा, या कुछ भी रहेगा जो आगे देखो। देखो बड़ा वस्तुएं होगी अपने पास दो प्रकार की, मैंने दो प्रकार की बनाई है। पहले बनाया माल,
क्या बनाया बेटा? माल, गुड्स। दूसरा अदर देन गुड्स, माल के अलावा अन्य, माल के अलावा अन्य वस्तु। भाई एक तो है ये माल, मेरे दोस्त की क्या शॉप थी भाई? किस चीज की शॉप थी? कैंडी शॉप थी सर। टॉफियों का बिजनेस था, व्यापार कर रहा था। 4 लाख रुपए उसने टॉफियों के बिजनेस में डाले, 6 लाख रुपए वो बैंक से लेके आया। ये टॉफियों का बिजनेस, माल से बिजनेस चलेगा गारंटी से। ये इसको खरीदेगा, इसको बेचेगा। इसको खरीदने और बेचने के लिए, इसको चलाने के लिए इन चीजों की जरूरत होगी। माल के अलावा कुछ वस्तुओं की जरूरत होगी, जैसे दिख रहा है फर्नीचर, जैसे ये मशीनरी। मान लो इसने टॉफी खुद बनानी शुरू कर दी, तो ऐसी मशीनें चाहिए कि ऑटोमेटिक जो बने टॉफी बना के दे दे। कुछ चीजें पैकिंग की, प्रिंटर ऑफिस में चाहिएगा प्रिंट करने के लिए, लैंड और बिल्डिंग चाहिएगा, भाई साहब कैश चाहिएगा। इस माल को खरीदने और बेचने के लिए माल के अलावा जो वस्तुएं होगी उनका भी हिसाब किताब रखना पड़ेगा, उनका भी आपको लेखा जोखा करना पड़ेगा। और ऐसी वस्तुएं भी होगी जो माल के अलावा होगी। तो मैंने जर्नल एंट्री को सीखने के पर्पज से, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री को सीखने के पर्पज से वस्तु को 2 भाग में बांटा। एक तो आ गया बेटा माल जिससे व्यापार चलता है, और कुछ वस्तु ऐसी जो माल व्यापार को चलाती है। वापस कुछ वस्तु ऐसी जैसे हो गया माल, माल से व्यापार चलता है, वस्तुएं व्यापार को चलाती है। ये वस्तुएं व्यापार को चलाती है, इससे व्यापार चलता है। ये वस्तुएं व्यापार को चलाती है, इससे व्यापार चलता है। नो डाउट अब आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। मान लो मेरा बिजनेस है बुक स्टोर का। जब भी मैं किताबें खरीदूंगा, खूब सारी किताबें खरीद के लेके आया, कैसी भी लाके व्यापार में डाली, तो पुस्तकें मेरे लिए क्या है? माल। ठीक है, बाकी उस पुस्तकों को रखने के लिए मैंने फर्नीचर बनाया, वो अदर देन माल, माल के अलावा वस्तु है फर्नीचर। अब बुक को मैं क्या कर रहा हूं, बुक के अंदर कुछ मान लो पुराने पेज मुझे हटाने हैं, नए जोड़ने हैं, कुछ चीजें बुक की प्रिंटिंग करनी है, बुक बेच रहा हूं। बुक की प्रिंटिंग के लिए मैंने एक मशीन लगा रखी है पीछे, है ना, पेपर कटिंग की मशीन लगा रखी है, स्पाइरल की मशीनें लगा रखी है। वो सब मशीनें क्या है? उस गुड्स को बनाने के लिए वो मशीनें हैं। तो अगर मैं मशीन खरीदूंगा तो माल के अलावा वस्तु, बुक्स मेरी सब माल। ठीक है, अगर बाय द वे भी मेरा काम ही फर्नीचर बनाने का है, क्या काम करने का है? फर्नीचर बनाने का है, तो लकड़ी मेरी माल, कीलें आएगी वो मेरा माल, प्लाईवुड जो भी आएगा वो मेरा माल, सलमाइक जो भी आएगी वो मेरा माल। उससे मैं तैयार करूंगा, फर्नीचर कंप्लीट बनेगा, वो मेरी माल। कंप्लीट फर्नीचर बना के रख दिया, फर्नीचर अब मेरा माल है। फर्नीचर को बनाने के लिए मुझे हथौड़ी चाहिए, मुझे कटर चाहिए, वुड कटर चाहिए, आराम मशीन चाहिए, है ना, और भाई और भी खूब सारे औजार चाहिए। वो सब औजार क्या है? मशीनरी, है ना। और अब मुझे लैंड और बिल्डिंग चाहिए, एकदम बढ़िया शोरूम बना दिया, उसके अंदर और फर्नीचर बना दिया। अब शोरूम के अंदर जो फर्नीचर फिक्स कर रखा है वो माल नहीं होगा, है ना। मान लो शोरूम के ऑफिस के लिए मैं टेबल लेके आ गया, उस ऑफिस के आगे मैं बैठता हूँ और वो टेबल जो लगी हुई है वो माल नहीं है बेटा। वो जो टेबल है ऑफिस का इक्विपमेंट है, ऑफिस का इक्विपमेंट है। वापस सुनो, वो इक्विपमेंट है ऑफिस का, प्रिंटर रखा हुआ है, वो ऑफिस फर्नीचर है, वो माल नहीं है। उसको मैं बार बार खरीदूंगा, बेचूंगा नहीं। मान लो मैंने ऑफिस में टेबल आके रखी, एक बंदा आ गया, भाई साहब ये फर्नीचर बहुत शानदार है, मजा आ गया, मुझे ऐसी टेबल चाहिए, क्या इसको बेचोगे? अरे भाई ये 3 महीने से 4 महीने से लगी हुई है, इसको क्यों बेचूंगा? और मैंने इसको बढ़िया मुहूर्त से लगाया है, भाई तुझे ऐसी चाहिए फोटो खींच के ले जा, कल ऐसी बना के बेच दूंगा, है ना। बट ये तो मेरा ऑफिस इक्विपमेंट है ना अपना, इसको थोड़ी बार बार खरीदेंगे बेचेंगे, इसको हटाना वापस दूसरा बना के अपने यहाँ लगाना, इसको हटाना, ऐसा नहीं करेंगे अपन। ऐसी सेम टेबल वो बाहर पड़ी देख, वो मेरा माल है, ये तो मेरा इक्विपमेंट है, फिक्स्ड है ना। तो ये चल वस्तु है हमारी, जो डेली खरीदी और बेची जाएगी। इसको खरीदने और बेचने में दूसरी वस्तुएं काम आएगी, है ना। तो इनको हम खरीदेंगे और बेचेंगे भाई साहब, इनको भी हम खरीदेंगे और बेचेंगे। सर इनको क्यों बेचेंगे? और यार ये गजब बात कर दी सर, इसको तो हम खरीदेंगे, आज खरीदी आज बेची, आज खरीदी आज बेची। इसको हम आज खरीदेंगे, आज के आज नहीं बेचेंगे। मान अभी हमने आज फर्नीचर बनाया, ऑफिस के लिए फर्नीचर बना दिया, शोरूम के लिए फर्नीचर बना दिया, सब फर्नीचर पड़ा है। ये मशीन लेके आ गए, प्रिंटर लेके आ गए, साल 2 साल 3 साल 4 साल ये प्रिंटर चला, खराब हो गया, या
ओल्ड टेक्नोलॉजी का प्रिंटर था, अब हमें नया प्रिंटर लेके आना है, तो भाई इस प्रिंटर को बेचेंगे ना, भंगार में थोड़ी डाल देंगे, कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा, इसको बेच देंगे। लैंड और बिल्डिंग हमारी बहुत ही ऐसी रूरल एरिया में दुकान या शॉप थी, वहां से हमने बेची और हम सिटी में आ गए, तो कुछ साल बाद ये भी तो बेचेंगे। कुल मिला के ये वस्तुएं कुछ लंबे समय के बाद जब हम पुरानी हो जाएगी, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, या हमें इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी, हमें इससे एडवांस चीज़ें लेनी होगी, या हमें यार ये यूजफुल की नहीं रही, अनयूजफुल है, तो हम इनको क्या करेंगे, बेचेंगे लंबे समय के बाद। ये क्या होगा, आज खरीदेंगे आज ही बेचेंगे, सुबह माल आया शाम तक में 10 बार बेचो। ये आज खरीदेंगे भाई, इनको यूज लेंगे, काफी काम लेंगे, उसके बाद बेचेंगे ना। परचेज और सेल्स तो इनका भी होगा, टाइम ड्यूरेशन चेंज है, कंटिन्यू परचेज कंटिन्यू सेल्स, ये इसका होगा माल का कंटिन्यू परचेज कंटिन्यू सेल्स, इनका नहीं होगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब यही चीजें वापस, वस्तु माल है, परचेज करेंगे मतलब क्रय करेंगे, सेल्स करेंगे, नो डाउट सर, इनको भी परचेज करेंगे, इनको भी सेल्स करेंगे, जब जरूरत होगी तो खरीदेंगे, कुछ साल बाद हमें जरूरत नहीं होगी तो हम बेचेंगे, साल के बाद भी बेच सकते हैं, 1 महीने के बाद भी बेच सकते हैं, 1 दिन के बाद भी बेच सकते हैं, बेच तो सकते हैं ना जब हमें आवश्यकता नहीं होगी। तो भाई इनको खरीदेंगे तो केस जाएगा, इनको बेचेंगे तो केस आएगा, तो केस आता है जब डेबिट हो जाता है, केस जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी केस आए तो डेबिट, केस जाए तो क्रेडिट। ओके, ये अपना गोल्डन रूल्स है, रूल्स बाय सीपी सर। आ जाइए अब यहां पर। अब देखो बेटा, माल को खरीदेंगे, माल को बेचेंगे, माल के अलावा वस्तुओं को खरीदेंगे, वस्तुओं को बेचेंगे। अब ध्यान से थोड़ा सा मेरे कुछ कॉन्सेप्ट को सुनो, अच्छे से दिमाग लगा के सुनना, जिससे आपको आगे एंट्री करने में दिक्कत नहीं हो। मान लो हमारे पतलू लाल की टॉफियों की शॉप थी ना, वो टॉफी खरीदता है, टॉफी बेचता है, तब तो इधर खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा। माल जब भी खरीदेगा परचेज से एंट्री करेगा, माल जब भी बेचेगा सेल से एंट्री करेगा। माल के अलावा जो आपको मशीन जो दिख रही थी इधर, मान लो मशीन खरीदी, एक मशीन खरीदी तो एंट्री करेगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, पैकिंग करने की, टॉफियों को पैक करने की एक मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब थोड़ा बिजनेस और चला, थोड़ी सी और बड़ी मशीन खरीदी तो और एंट्री करेगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। थोड़ा सा और बिजनेस चला, उसने टॉफियां बनाने की मशीन लगा ली, भाई अब तो पैकिंग करने की छोड़ो, अब तो खुद टॉफी बनाता है, तो माल में भी कच्चे माल बढ़ गया। पहले तो सिर्फ टॉफी खरीदता था, अब क्या करेगा, कच्चा माल टॉफी खरीदेगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, तो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग तक चला गया, तो कच्चे माल भी बढ़ गया, पेपर भी खरीदेगा, टॉफी पैक करने की वगैरह खूब सारी चीजें खरीदेगा, तो माल में आएगी। अब इधर एक बड़ी मशीन खरीद रहा है, इधर मशीनें कितनी हो गई, 3, पैकिंग वाली भी मशीन हो गई, बड़ी पैकिंग वाली मशीन भी हो गई, और मैन्युफैक्चरिंग वाली मशीन भी हो गई, तो हमारे पास मशीनें कितनी हो गई, 3। तो भाई साहब अब मशीन के नाम से एंट्री करेंगे, वहां परचेज और सेल्स के नाम से एंट्री नहीं करेंगे, माल के अलावा जो भी एंट्री होगी मशीन के नाम से एंट्री होगी, फर्नीचर के नाम से एंट्री होगी, व्यापार में कब फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर के नाम से एंट्री होगी, मकान में व्यापार में कब मशीन खरीदी, मशीन के नाम से एंट्री होगी। एक बार वापस मेरे साथ थोड़ा बिल्डअप देके समझिए, जब भी माल खरीदेंगे परचेज और सेल से एंट्री होगी, जब भी माल खरीदेंगे परचेज और सेल से एंट्री होगी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन मेरे साथ वापस बोलिए, जब भी माल खरीदेंगे जब परचेज और सेल से एंट्री होगी, जब भी माल के अलावा कुछ भी चीज खरीदेंगे, फर्नीचर, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, तो उसके नाम से अलग से एंट्री होगी, मशीन की मशीन के नाम से एंट्री होगी, फर्नीचर की फर्नीचर के नाम से एंट्री होगी, लैंड की लैंड के नाम से एंट्री होगी। बच्चों इसी चीज को ध्यान रखो, मैंने इसके ऊपर ज्यादा बिल्डअप क्यों दिया है, बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, काफी कुछ समझ लिया। जब भी माल खरीदेंगे परचेज और सेल से एंट्री होगी, माल के अलावा कुछ भी खरीदेंगे परचेज और सेल से एंट्री नहीं होगी, वस्तु के नाम से एंट्री होगी। अन्य वस्तु, मैं यहां लिख देता हूं, वस्तु के नाम से एंट्री होगी, परचेज और सेल से एंट्री नहीं होगी। यहां परचेज और सेल से एंट्री होगी, परचेज और सेल से एंट्री होगी। इनकी पीपीटी लिख सकता था मैं कि नहीं, हाथ से समझानी है। ठीक है बेटा, अब आ जाइए यहां। 10,000 रुपए का माल खरीदा, वर्ड क्या है, माल खरीदा। ओके बच्चा लोग, 10,000 रुपए का
माल वर्ड घटा दो यहाँ से। वेट, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब नई पीपीटी लेके आऊंगा उसमें इसको हटा दूंगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माल हटा देना बेटा, शायद ये जगह जगह आएगा। थोड़ा एडिट कर दूं क्या, रिटाइपिस्ट है थोड़ा क्या, मैंने कहा इधर माल इधर फर्नीचर रखना, माल हटाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, यहाँ माल वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है यहाँ। 10,000 रुपए का क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। और यहाँ पे क्या खरीदा बेटा, माल खरीदा। यहाँ खरीद रहे हैं माल 10,000 रुपए केस जा रहा है, यहाँ खरीद रहे फर्नीचर, यहाँ भी केस 10,000 रुपए के जा रहा है। दोनों ही कंडीशन में केस अपना जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी सर, टू कैश। कलर चेंज कर रहा हूं, ब्लैक कलर ले रहा हूं ताकि आपको दिखने में गड़बड़ ना हो। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितना 1,000 रुपए का माल गया भाई, सॉरी कैश गया 10,000 रुपए का। यहां पे भी कितना कैश गया, तो टू कैश ही लिखेंगे ना, कैश अकाउंट। कितना कैश गया सर, 10,000 का कैश गया। ये मैंने सीआर वाली लाइन भर दी। अब मुझे लाइन को फिल करना है, डेबिट वाली लाइन को। जर्नल एंट्री ड्यूल एंट्री सिस्टम पे चलता है, दोहरा लेखा प्रणाली पे चलता है, दोहरा लेखा सिद्धांत पे चलता है ना। तो भाई साहब पहली लाइन, ये ऊपर वाली अब दूसरी लाइन, इसकी पहली लाइन मतलब कि सेकंड लाइन हो गई है, अब ऊपर वाली पहली लाइन होनी बाकी है, इसकी ऊपर वाली पहली लाइन होनी बाकी है। चलो, माल जब भी वर्ड आए खरीदा तो परचेज से एंट्री करनी है। परचेज अकाउंट डेबिट, कितने 1,000 से, 10,000 से, कोई दिक्कत नहीं है, ये एंट्री हो गई। यहां पर माल नहीं खरीदा, फर्नीचर खरीदा भाई। तो हमारे पास कितने कई फर्नीचर का वैल्यू का है, होता क्या, मेरी बात सुनो, इसको भी अगर परचेज से एंट्री कर देंगे तो ये माल बन जाएगा। परचेज से एंट्री करेंगे तो माल बन जाएगा। मान लो आज हमने 1,00,000 का फर्नीचर खरीदा, साल भर पूरा हो गया, क्या वो 1,00,000 की वैल्यू का रहा, नहीं रहा सर। हमें उसके अंदर एक डेप्रीसिएशन की एंट्री डालनी पड़ेगी, मतलब फर्नीचर की वैल्यू में हास हो चुका है सर, फर्नीचर की वैल्यू घट चुकी है। 1 साल बाद वो 1,00,000 का फर्नीचर नहीं रहा, 80,000 का रहा, 20,000 से घट चुका है। तो अगले साल के जब भी हम खाते शुरू करेंगे तो फर्नीचर को 80,000 से ही लेके शुरू करेंगे, फिर उससे अगले साल और 20,000 से घटा देंगे भाई 60,000, उससे अगले साल 40,000, उससे अगले साल 20,000, उससे अगले साल जीरो। फर्नीचर की वैल्यू जीरो होगी, 5 साल ही फर्नीचर चला, फिर फर्नीचर हमें नया बनाना है ना। तो भाई साहब हर साल फर्नीचर घिसता रहेगा, तो फर्नीचर की वैल्यू को डाउन करते रहेंगे। यहाँ 10,000 का है तो हर बार फर्नीचर 2,000 से गिराएंगे, तो अगले साल 8,000, उससे अगले साल 6,000, ऐसा रहेगा। तो फर्नीचर का अलग खाता खोलोगे तो ही इसको कम कर पाओगे ना, परचेज ही करते ही माल में मिक्स हो जाएगा, फिर कैसे करोगे। क्या हो गया भाई, थोड़ा ये चल गया मेरा टी शर्ट, हुड्डी चल गई पीछे, कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, हुड्डी चल गई, ये पढ़ा नहीं रहा हूं, ये कुछ हो गया। अब यहाँ पे क्या भाई, तो अपन करेंगे वस्तु के नाम से, वस्तु का नाम क्या है, फर्नीचर, तो अपन एंट्री करेंगे फर्नीचर। अरे 2 बार लिख दिया क्या, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना 1,000 से, 10,000 से। यहां तक आपको एंट्री में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब भी माल खरीदेंगे तो परचेज से एंट्री करेंगे, माल के अलावा कोई अन्य वस्तु खरीदेंगे, जैसे माल के अलावा फर्नीचर, देखो 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा भाई, माल कहाँ खरीदा, मेरे यहाँ कहीं माल लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, कि सर आपने मिटा दिया, वो लिखा हुआ नहीं है, गलती से मिसप्रिंट है, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर के नाम से एंट्री होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 12,000 का माल बेचा, 12,000 का फर्नीचर बेचा, 12,000 रुपए का माल बेचा, 12,000 रुपए का फर्नीचर बेचा। अब ध्यान रखना, मैं ये नहीं सिखा रहा हूं आपको 10,000 का फर्नीचर था, 12,000 बेचा, 2,000 का फायदा हो गया, प्रॉफिट लॉस की भी एंट्री करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ केस की एंट्री करना सिखा रहा हूं बेटा। एक साथ में अगर आपके दिमाग में घुसाने लग गया ना तो इतना कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, जो सीखना चाहोगे वो नहीं सीख पाओगे, जो नहीं सीखना है वो सीख जाओगे, गलत करना। अभी आपको अगर सही करना सीखना है तो मेरे पीछे पीछे ही चलना है, अपना दिमाग मत लगाना कि सर 10,000 का फर्नीचर था, 12 में बेचा, 2,000 का फायदा, उसका क्या, उसका बाद में देखेंगे।
और मैं दिखाऊंगा एक एक एंट्री के साथ दिखाऊंगा भाई ऑन कॉस्ट यहां पे लिखा होता ना, इस मान लो इस क्वेश्चन को भूल जाओ, ये था ही नहीं आपके पास में। 12,000 रुपए का फर्नीचर बेचा जिसकी लागत 10,000 रुपए थी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूरा हो तो आपको लगेगा जो बेचा है उसकी लागत 10,000 थी, 12 में बेचा 2,000 का फायदा, 10,000 का था 8 में बेचा तो 2,000 का घाटा, तब एंट्री में प्रॉफिट लॉस ऐड हो जाता है। ऐसा इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है उसकी लागत कितनी थी क्या थी भाई साहब। तो ऐसे आप इसका ज्यादा दिमाग मत लगाना जनरल एंट्री में, है ना। आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे हो, आपने क्या है कुछ प्रैक्टिस की होगी, कई तरीके पढ़े होंगे, वो तरीके फॉलो मत करना, सिर्फ मुझे फॉलो करना मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। मैं अकाउंटिंग वर्कशॉप ले रहा हूँ जिसमें आपकी नॉलेज को बिल्ड करना है अकाउंट के लेवल पे, जर्नल एंट्री के लेवल पे। तो अब आ जाइए वापस यहाँ पर हमारे एक्चुअल कॉन्सेप्ट के ऊपर। जो हमारा कॉन्सेप्ट मैंने जो बनाया वो क्या कहता है, माल जब भी खरीदोगे, माल जब भी बेचोगे, परचेज और सेल्स के नाम से एंट्री करनी है। माल के अलावा कोई भी वस्तु खरीदोगे या कोई भी वस्तु बेचोगे तो वस्तु के नाम से एंट्री करनी है। जैसे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर से एंट्री, मशीन खरीदी, मशीन से एंट्री, लैंड खरीदी, लैंड से एंट्री, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग से एंट्री। कुछ भी चीज खरीदोगे, टूल्स खरीदोगे, टूल्स के नाम से एंट्री, पेटेंट खरीदोगे, पेटेंट के नाम से एंट्री, गुडविल खरीदोगे, गुडविल के नाम से एंट्री, कॉपीराइट खरीदोगे, कॉपीराइट के नाम से एंट्री। लेकिन माल खरीदोगे परचेज एंट्री, माल बेचोगे तो सेल्स एंट्री। परचेज और सेल्स का डिफरेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा। ठीक है, 12,000 रुपए का माल बेचा, भाई साहब माल बेचते हैं तो केस जाता है, समझ में आ गया। माल बेचा केस गया। ऐसा अगर किसी के दिमाग में है तो अकाउंट आज भी छोड़ देना, आगे मत पढ़ना, है ना बच्चे लोगों। अरे भाई साहब माल बेचा, सेल्स करी, आप काउंटर पे बैठे हो, माल बेच रहे हो, पैसा और दे रहे हो उसको, भाई टी शर्ट के साथ 100 रुपए फ्री ले जा। ऐसा नहीं होता, 100 रुपए का टी शर्ट है, टी शर्ट दे जा, पैसा लेके आ। जब भी माल बेचोगे केस आएगा, जब भी परचेज करोगे केस जाएगा, ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। साथ ही साथ केस का रूल्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। माल बेचा केस आया, माल खरीदा केस गया, सेल्स कर दी केस आया, यहाँ पे भी सेल्स कर दी केस आया। बट यहाँ पर जो सेल्स की है माल बेचा है, यहाँ पर जो सेल्स की है फर्नीचर बेचा है, यहाँ पर बेचा सेल्स से एंट्री होगी, यहाँ पर वस्तु के नाम से एंट्री होगी। दोनों ही कंडीशन में केस आया है तो यहाँ केस अकाउंट डेबिट। कितना 1,000 रुपए आया भाई, थोड़ा सा आपके लिखने का तरीका ऐसा रखना है जिससे आपका दिमाग हिले नहीं। डेबिट के नीचे डेबिट, एंट्री के नीचे एंट्री, के नीचे अमाउंट, के नीचे अमाउंट। ठीक है, अब कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी फर्नीचर बेचा है, पैसा तो आया ही है ना बेटा, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना 1,000, 12,000। ओके, दोनों में एक दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी माल बेचा, यहाँ पे फर्नीचर बेचा, दोनों ही चीज में केस आया है। अब यहाँ पर केस जो है वो किस चीज का है, माल बेचा तो टू सेल्स अकाउंट, सेल ये अलग चीज है, ये सेल्स अलग चीज है। सेल्स पर्टिकुलर वस्तु के लिए, ये सेल खूब सारी वस्तुओं की डिस्काउंट वगैरह देखते हैं ना, वहां वहां आता है सेल, सेल लगी हुई है। सेल का मतलब कोई एक्टिविटीज, विक्रय की कुछ एक्टिविटीज को दर्शाता है ये सेल। आपको ये सेल लिखना है, SALE सेल, है ना। यहाँ पर टू सेल के स्थान पर क्या आ जाएगा, माल नहीं बेचा भाई, फर्नीचर बेचा। फर्नीचर हमारे पास 4 थे, 4 फर्नीचर थे, ऑफिस इक्विपमेंट का फर्नीचर था, गुड्स इक्विपमेंट के फर्नीचर थे, फर्नीचर फैक्ट्री के इक्विपमेंट के फर्नीचर, जहाँ हमारी टॉफियां बनती थी वहां पे भी फर्नीचर लगा हुआ था। 4 तरह का, फैक्ट्री वाला खराब हो गया वो बेच दिया मान लो, तो 4 फर्नीचर बने हुए थे, 4 में से एक कम हो गया तो वापस एक कम तो करने की एंट्री करनी पड़ेगी ना भाई। पेन गिर गया है, सॉरी, तो 2 फर्नीचर लिखना पड़ेगा। कितना 1,000, 12,000 सर। ओके, कहाँ दिक्कत आई बोलो। जब भी माल खरीदोगे परचेज एंट्री, जब भी माल बेचोगे सेल्स एंट्री, माल के अलावा अन्य वस्तु जो भी हो खरीदोगे या बेचोगे, खरीदने और बेचने से एंट्री नहीं, परचेज और सेल्स एंट्री नहीं, वस्तु के नाम से एंट्री होगी। फर्नीचर की एंट्री फर्नीचर से होगी, मशीन की एंट्री मशीन से होगी, लैंड की एंट्री लैंड से होगी, बिल्डिंग की एंट्री बिल्डिंग से होगी। अब इतना बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ग्रेजुएशन पार कर चुके बच्चे हो, एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस गया तो अब जिंदगी भर रहेगा। मैं इसके ऊपर जोर क्यों दे रहा हूँ,
क्योंकि आगे आगे जर्नल की कॉन्सेप्ट और डिटेल में होते जाएंगी। अपन कैश ट्रांजैक्शन ले रहे हैं अभी, फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शन लेंगे तो और बढ़ेगा। फिर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन आएंगे जो आपको हिडन रहेंगे, आपको लगेगा ही नहीं भाई सर, मन से दिमाग से ओपन करने पड़ेंगे कुछ खाते ऐसे, है ना, जो नाम मात्र के खाते हैं उनमें दिक्कत आएगी। चलते हैं आगे। अब भाई साहब व्यक्तिगत हो गया था और अव्यक्तिगत अभी स्टार्ट हुआ। अव्यक्तिगत में वस्तुगत, ये वस्तुगत हो गई थी, ये वस्तुगत हो गई थी। स्टार्ट से एंड तक जितने भी खाते बनते हैं वो हमने सारे करा दिए, जिसके अंदर मैंने अलग से डिटेल ले ली कि भाई अगर आपके पास वस्तु के अंदर माल का हिसाब किताब कैसे होगा और माल के अलावा जो वस्तु है उनका हिसाब किताब कैसे होगा, अलावा में ये भी शामिल है, अलावा में ये भी शामिल है। अब मान लो ख्याति को खरीदा, पेटेंट खरीदी, कॉपीराइट खरीदी, लोगो खरीदा, ट्रेडमार्क खरीदा, कुछ भी खरीदा, पेमेंट करना पड़ेगा ना। इस चीज में कुछ भी बेचा पेमेंट आएगा ना, केस आएगा या केस जाएगा, है ना। तो अपन लिख देते एंट्री 10,000 amount paid for goodwill purchase। अब भी मैंने 2 मिनट पहले कॉन्सेप्ट समझाया था, उस पर जाइए। परचेज करा, किसको करा, गुडविल को। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, गुड्स, गुड्स लिखा हुआ नहीं है सर, गुडविल लिखा हुआ। गुडविल एक वस्तु है, माल नहीं है। गुडविल एक ऐसी वस्तु है जो दिख नहीं सकती, वो तो माल तो हो भी नहीं सकती, ये माल नहीं है भाई। हम गुडविल को खरीदने बेचने का काम नहीं करते, हम टॉफी को खरीदने बेचने का काम करते हैं। तो गुडविल के नाम से एंट्री होगी ना, तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने हजार गए हमारे, 10,000, 10,000 टू कैश अकाउंट, कितने हजार, 10,000। कहाँ दिक्कत आई बोलिए आप मुझे। भाई साहब गुडविल खरीदी, आपके पास कुछ पेटेंट पड़ा था, कॉपीराइट था, मान लो ये कॉपीराइट्स पड़े थे, आपने जो उसके ऊपर टॉफी के ऊपर जो लोगो था वगैरह, या उसके बनाने की कुछ कॉपीराइट्स थे आपके पास, है ना, वो राइट्स अगर आपने सेल कर दिए, है ना, तो केस आएगा 1 लाख रुपीज में अमाउंट। कॉपीराइट्स सोल्ड एट द रेट 10,000। कॉपीराइट को सेल कर दिया कितने में भाई, 10,000 रुपए में। कॉपीराइट सेल करो, केस आएगा जाएगा, सर केस आएगा, ओके वेरी गुड। केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, 10,000 से, टू क्या, कॉपीराइट। कहाँ दिक्कत है बच्चे लोगों, यहाँ पे गुड्स है ही नहीं, गुड्स तो इसमें है जो अपन कर चुके हैं। गुड्स के अलावा जो भी वस्तु है, मतलब माल के अलावा जो भी वस्तु है, वो वस्तु के नाम से एंट्री करनी है, केस आएगा या केस जाएगा, बस इसका ध्यान रखना है। एंट्री हो गई। इसमें ज्यादा टाइम ना करते हुए आपके अवस्तुगत, नाम मात्र, वास्तविक, अवास्तविक, इन खातों को पूरा करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम सीखते हैं अवास्तविक प्रकृति के खाते। अभी तक हमने वस्तुगत प्रकृति सीख ली, वस्तुगत में दृश्य व्यक्तियों का भी सीख लिया, अदृश्य वस्तुओं का भी सीख लिया, व्यक्तियों नहीं सॉरी, दृश्य वस्तुओं का भी सीख लिया, अदृश्य वस्तुओं का भी सीख लिया। अब हम किसको सीखने जा रहे हैं बेटा, आय व्यय प्रकृति के खाते। बिल्कुल, आय व्यय प्रकृति खाते व्यय होंगे हमारे व्यापार में, तब जाके हमें आय होगी। आय और व्यय के खातों की एंट्री कैसे होती है, ओके भाई। आय व्यय खातों की प्रकृति के और क्या नाम है, अवस्तुगत, क्योंकि ये वस्तुएं नहीं है, वस्तुएं ये है, ये वस्तुएं नहीं है, खर्चे हो रहे कोई वस्तु नहीं, इनका नाम मात्र भी बोलते हैं, अवास्तविक भी बोलते हैं, ये इनके नाम हो गए। ठीक है बेटा, अब आ जाइए अपन चलते हैं इसमें। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, आय व्यय में आएंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, इस नेचर में आएंगे। अब देखो भाई, भाई कोई भी खर्चा होगा केस जाएगा, कोई भी इनकम होगी तो केस आएगा। मान लो आप ब्याज का पे कर रहे हो तो केस जा रहा है, ब्याज रिसीव कर रहे हो तो केस आ रहा है। मान लो आप सेल कर रहे हो, पैसा आ रहा है, परचेज कर रहे हो तो केस जा रहा है। वैसे वस्तु में देखा वैसे वैसे यहाँ पे भी यही है,
कैश आएगा या कैश जाएगा? भाई आप ये तो है नहीं फोकट में किसी से काम करवा लोगे, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो अपन फिलहाल कुछ भी दे, अभी हम कैश देने को फॉलो कर रहे हैं, है ना। व्यापार में या तो कैश आएगा या व्यापार में कैश जाएगा, फॉलो करना है इसको। जब भी कोई खर्चा करोगे तो व्यापार से कैश जाएगा को, है ना, कैश गोज आउट हो जाएगा। जब भी कोई इनकम होगी व्यापार में कैश आएगा, कैश इन हो जाएगा। ओके बेटा, कैश कम्स इन हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा, कैश गोज आउट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। इस रूल्स को आप अच्छे से याद रखोगे, एनर्जी के साथ याद रखोगे। अगर आपने कैश के रूल्स को फॉलो किया तो जर्नल में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इस टॉपिक के जस्ट नेक्स्ट टॉपिक लूंगा मैं, जर्नल के एमसीक्यूज लूंगा जितना मैंने पढ़ाया है ना। ओके, अब देखिए बच्चों लोगों, इसको करने के लिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। मोहन को 10,000 रुपए का वेतन चुकाया। अब भाई साहब ध्यान से देखना, मोहन को 10,000 रुपए का वेतन चुकाया। अगर यही क्वेश्चन सब में कॉमर्स वाले बच्चों को देना तो वो 100% गलती करेंगे, क्योंकि मोहन को 10,000 रुपए का वेतन चुकाया तो मोहन व्यक्ति है और मोहन पाने वाला व्यक्ति है। हम मोहन को वेतन चुका रहे हैं, तो कॉमर्स के बच्चे क्या सोचते हैं पता है? अच्छा सर, मोहन पाने वाला है, सॉरी बेटा थोड़ा लाइट सही कर रहा हूँ। मोहन पाने वाला व्यक्ति है और पा क्या रहा है? वेतन। लेकिन पाने वाला तो मोहन हो गया ना, तो मोहन पाने वाले को डेबिट करो। वो व्यक्तिगत प्रकृति के खातों का नियम लगा देते हैं, पाने वाला व्यक्ति डेबिट, देने वाले व्यक्ति क्रेडिट, वो वाला नियम लगा देते हैं। तो ये कर देते हैं मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000 रुपया। टू कर देते कैश, कितना हजार? 10,000 रुपया। या क्या करेंगे कुछ बच्चे, सर वेतन है सैलरी से, सैलरी टू मोहन कर देंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है? सैलरी टू कैश कर देंगे। तुक्के में ये एंट्री सही हो जाएगी, ये एंट्री और ये एंट्री कर देते हैं। सर ऐसा क्यों? भाई साहब यही चीज तो सिखाना आया हूं मैं, फिर ऐसा क्यों? देखिए थोड़ा डिटेल में पढ़े ना। मोहन क्या है? व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं। कैश क्या है? वस्तु है। ये वस्तु या तो व्यापार में आएगी या व्यापार से जाएगी, तो वस्तु पे तो सारा नियम टिका हुआ है, या तो कैश आएगा या कैश जाएगा, तो इसको तो एंट्री में शामिल लेना ही लेना है। ओके सर। और भाई आय व्यय हो रही है, अभी हम पढ़ रहे हैं आय व्यय को ना, हम व्यक्ति को थोड़ी पढ़ रहे हैं। आय व्यय की जब भी प्रविष्टि हो तो व्यक्ति का खाता नहीं खोलना है। भाई इस व्यक्ति का खाता नहीं खोलना है, इसका खाता क्यों नहीं खोलना है, इसको इग्नोर करना है। इसको इग्नोर क्यों नहीं करना है? सब्र रखिए, आराम से सिखाऊंगा, है ना। बच्चे यही गलतियां करते हैं जो गलती हमें नहीं करनी है। देखिए मोहन को 10,000 रुपए का वेतन चुकाया, तो एंट्री क्या होगी? मैं यहां पर मोहन को कट कर देता हूं कि सर क्यों कट कर दिया आपने? आगे बताऊंगा बेटा मैं आपको कि मैंने क्यों कट किया। वेतन मतलब कि सैलरी, खर्चा है हमारा। कैश 10,000 रुपए गया तो कैश जाता है तो क्रेडिट हो जाता है, तो टू कैश कर दूंगा मैं। अकाउंट कितना 1,000 रुपए गया बेटा? 10,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। किसका गया? वेतन का गया, ना कि मोहन को गया, तो ऊपर लिखूंगा सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री हो गई। 100% सही एंट्री है ये, ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। भाई सीधी सी बात सुनो, कैश खर्चा होगा, कैश जाएगा, इनकम होगी, कैश आएगा, ये तो अपने आप दिमाग में ठूस ठूस के डाल दो। ओके सर, डाल दी। अब आगे अजीज, अब मोहन को इग्नोर क्यों करना है, इसके लिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, पीपीटी में आपको मिलेगा, इसको बार बार रीड करते रहना। वो आय की एंट्री करते समय व्यक्तिगत खातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, इनको ध्यान में नहीं रखा जाता है, पढ़ाई नहीं जाता, ध्यान में नहीं रखना है। सीधा सा सिंपल सा पेमेंट लिखा हुआ आएगा। वेतन चुकाया 10,000 रुपए, किराया दिया 30,000 रुपया, डिस्काउंट प्राप्त हुआ 10,000 रुपया। अब किससे प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ नहीं लिखा होगा तो क्या हम एंट्री नहीं करेंगे? क्या करेंगे ना। व्यक्तियों का नाम हो चाहे नहीं हो, वह तो होंगे भाई। अब रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में करोड़ों लेबर्स है, अगर वो लेबर प्रत्येक लेबर की नाम से एंट्री करने लगे तो कितनी एंट्री होगी भाई? लेबर अकाउंट डेबिट, लेबर को कितना गया टोटल टू कैश, इतना लेबर हो गया। सबका वो नाम नहीं जानता, ये याद रखने का ट्रिक है ना बेटा। तो व्यक्तियों को इग्नोर करना है, गौण, इसको हिंदी में बोलते हैं गौण, मतलब जीरो, इग्नोर करना है, इसको ध्यान में नहीं रखना है। अब देखो आगे, वह वो आय की एंट्री नकद के साथ की जाती है, या तो वह होगा या आय होगी, नकद के साथ की जाएगी, है ना। किसके साथ की जाएगी? नकद के साथ की जाएगी। अब देखो एक पैराग्राफ मैंने और डाला इसके अंदर, व्यक्तिगत खाता तब खोला जाता है जब व्यापार में किसी व्यक्ति का दायित्व उत्पन्न हो जाए।
व्यक्तिगत खाता कब खोला जाता है? जब किसी व्यक्ति का व्यापार में क्या उत्पन्न हो जाता है? दायित्व उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए बेटा एक मैंने छोटी सी स्टोरी बना रखी है, उसको आप सुन लो अच्छे से, आपको 99% क्लियरिफिकेशन आ जाएगी कि खर्चों की एंट्री कैसे की जाती है, व्यक्ति का खाता हमारे पुस्तकों में क्यों खुलता है और कब खुलता है। एनीवेज व्यक्तियों का खाता भी नहीं खुलता है। मान लो व्यापार का मालिक है, उसके पास पैसे पड़े हैं। जब तक व्यापार के मालिक के पास पैसे पड़े हैं, व्यापार में पैसे नहीं डाले हैं, मुनीम जी बैठे हैं खाली काउंटर पे, जब तक पैसा नहीं आया क्या मैं एंट्री करूंगा? नहीं करूंगा। जब व्यापार का मालिक पैसा देगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करूंगा, कैपिटल वहां खाता खुलेगा। ये कैपिटल दायित्व को प्रदर्शित करेगा कि ये व्यापार की स्वामी की पूंजी है। आएगा तब करेंगे ना, जब तक नहीं आया तब तक नहीं करेंगे। तो अब देखो एक चीज और, क्योंकि ये जब भी व्यापार बंद होगा तो व्यापार का स्वामी वापस पैसा हमसे लेगा। तो जब व्यापार का दायित्व उत्पन्न हो रहा है ना पूंजी के रूप में, दायित्व उत्पन्न हो रहा है, दायित्व के साथ साथ एक और जोड़ो भाई, दायित्व या संपत्ति उत्पन्न हो, यहाँ एक और वर्ड जोड़ देना, संपत्ति यहां लिख लेना है ना बेटा। मैंने लिखा था बट उसने मिसप्रिंट कर दिया, टाइप किया नहीं। व्यक्तिगत खाता तब खोला जाता है जब व्यापार में किसी व्यक्ति का या तो दायित्व या व्यापार की, दायित्व या व्यापार की संपत्तियां उत्पन्न हो तो ही व्यक्तिगत खाता खोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब संपत्तियों का एग्जाम्पल मैं पहले ले लेता हूं। ओके चलो, एक बार अकाउंट को भूल जाते हैं, कुछ छोटा सा चुटकुला सुना देता हूं। मेरे पतलूलाल की शॉप किसकी है बेटा? कैंडी शॉप, टॉफियों की शॉप है। हाँ, आप वहां के मुनीम जी हो, आप वहां काउंटर में बैठे हो। अब चाहे मेरी इस वीडियो को लड़का देख रहा है, चाहे कोई लड़की देख रही है, अब आप अपने आप को उस काउंटर पे लेके चले जाओ कि आप वहां बैठे हो। सम वन पर्सन एक है जो डेली आता है या आती है, टॉफी खरीदती है, ये खरीदता है। अब मैं स्त्रीलिंग में बात नहीं करूंगा, पुल्लिंग में बात करूंगा। एक बंदा आता है डेली एक टॉफी खरीदता है, या एक बंदी आती है डेली टॉफी खरीदती है और लेके चली जाती है। अब आप उस काउंटर पे बैठे हो, डेली कस्टमर का आना होता है, थोड़ा मुस्कुराना होता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो धीरे से आती है और कहती है भाई साहब, सॉरी भाई साहब नहीं बोलती, भाई साहब बाद में बोलेगी। वो आके कहती है 10 रुपए की टॉफी देना। भाई साहब प्यार से 10 रुपए लेता है, गले में डालता है, 10 रुपए की टॉफी देता है, चली जाती है। ऐसा रोज होता है डेली। अब डेली कभी 1 रुपए की टॉफी, कभी 2 रुपए की टॉफी, कभी 10 रुपए की टॉफी रोकड़ देती है भाई साहब और पैसा, और वो टॉफी लेके चली जाती है। कभी भी भाई साहब आप काउंटर पे बैठे हो, समझ लो आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप नाम पूछ लो, नाम पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, स्माइल पास होती है, मुस्कुराते हो, कभी नाम नहीं पूछते। भाई देवे एक बार आपने हिम्मत जुटा के उसका नाम पूछ भी लिया, आपका नाम क्या है भाई, 10-15 बार 20 बार आगे तो आपने नाम पूछ लिया। आपने नाम पूछा और आपने खाता बाई में उसका नाम लिख दिया। हाँ, ये मेरी एंजल का नाम है, जो भी है मैंने लिख दिया। थोड़ी देर बाद मालिक आएगा, पतलूलाल आएगा, ये क्या है भाई? कि किसी पार्टी का नाम है। क्यों लिखा? मंजर जी के लिख दिए, ऐसे ही लिख दिया। 4-5 झापड़ पड़ेगी, क्यों लिख दिया? खाता भाई खराब कर दी, साफ कर इसको। चुपचाप गए वापस, एरेजर को उठाया और साफ कर दिया, ये लो सर साफ कर दिया। नहीं लिखेंगे, गलती हो गई। अरे भाई नहीं लिखना है, क्या हम उससे पैसा मांगते हैं? नहीं। क्या वो हमसे पैसा मांगती है? नहीं। तो क्यों लिखा नाम? गलती हो गई, रिकॉर्ड याददाश्ती के लिए लिखना था, दिमाग कमजोर है, लिख दिया। तो भाई तू तेरी किताब में घर पे जाके लिखना है, यहाँ पे क्यों लिख रहा है? नहीं लिख सकते, ओके नहीं लिखूंगा। अगले दिन वापस कस्टमर आता है, पैसे देता है, टॉफी देते हैं, चला जाता है। नाम पूछा, मोबाइल नंबर पूछने की हिम्मत नहीं हो रही भाई साहब। इच्छा तो होती है नाम पूछ लूँ, एड्रेस पूछ लूँ, साथ ही साथ मोबाइल नंबर ही पूछ लूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। अब मैं भी सोच रहा हूँ साथ साथ, मैं भी उस काउंटर पे बैठा हूँ, मैं ही वो मुनीम हूँ, आप अपने लिए सोचो, मैं मेरे लिए सोचता हूँ। अब एक दिन मैडम आए, मैडम ने कहा सर ये टॉफी निकाल दो। मैंने खूब सारी टॉफी की ये टोकरी भर दी, अच्छा खासा गिफ्ट पैक हो गया, रुपए बन गए 3000, मैम के पास थे 2000। अब मैम 3000 का बिल बना हुआ है, मैम ने कहा मेरे पास अभी 2000 रुपए, 1000 रुपये बाकी रख लो। अब रेगुलर कस्टमर है यार, रोज स्माइल भी अच्छी आ रही है, सुनहरे सुनहरे बाल है, प्यारी प्यारी चाल है, अब उनको मना तो कैसे कर सकते हैं, है ना। तो हमने कहा मैम ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप ना नाम बोलिए
क्या अरे मैंने बताया तो था, हाँ बताया था, याद है, लिख लेता हूं। ये आपका नाम, नाम लिख दिया। अब ये मत बोलना यहाँ पे फिल कर दो। फिर कुछ भी था लिख दिया। अब मैं बोलूंगा पता बता दीजिए। अब बोलूंगा मोबाइल नंबर दे दीजिए। तीनों चीज ले ली भाई साहब, नाम पूछने में डर लग रहा था। अब अमाउंट भी लिख दूंगा मैं यहाँ। अमाउंट ड्यू कितना है भाई, 1,000 बाकी है, ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे नॉर्मली, 10,000 लिख दिया, 1,000 बाकी, ऐसा लिखेंगे नहीं लिखेंगे अपन खातों में, खातों में ऐसा नहीं लिखेंगे। खातों में तो हम लिखेंगे सेल, उसका नाम आएगा, मान लो उसका नाम आ गया, अकाउंट डेबिट आ गया, टू सेल आ गया। मैं भी ये एंट्री समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं क्या ये समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, पार्टी का नाम कब आएगा, जब मामला आगे फ्यूचर में वो दायित्व तो बना रहा हो। मैंने नाम वगैरह सब लिख दिया, उसकी एंट्री कर ली उसके नाम से। अब भैसा पतलू आता है, ये कौन है, अरे सर ये फलानी फलानी है, वहां रहती है, उसकी ये मोबाइल नंबर है, मैंने सारी डिटेल ले ली, आप टेंशन मत कीजिए, गारंटी है मेरी, ये पैसा दे देगी तो मैं कॉल करके इसके घर पे जाऊंगा पीछे और आपके पैसे लेके आऊंगा, वो नहीं भी देगी तो मैं अपनी जेब से दूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है ना, मैंने इसको उधार माल दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको मैंने उधार माल दिया है, वो मेरी देनदार है, देनदार का मतलब डेटर है, अब मेरे पैसे उसके पास पड़े, वो एक एसेट है, संपत्ति बन गई, है ना। ध्यान दो बेटा, मैंने भी क्या लिखा ना, उसने मिस टाइप करी, ये देखो संपत्तियां बन गई, व्यापार में क्या बनी, संपत्ति बनी, मेरे पैसे वहां बाकी है बाकी, तो वो मुझे देगी तो वो मेरी देनदार बनेगी। देनदार हमारी हमेशा संपत्ति होती है, संपत्ति होने का कारण क्या है, देनदारों के पास हमारे पैसे पड़े हैं और मेरे इस देनदार के पास मेरा 1,000 रुपये पड़ा है, मैंने उसका नाम ले लिया, उसके नंबर ले लिए, उसका पता ले लिया, सब कुछ ले लिया भाई, सब कुछ ले लिया, एड्रेस के लेवल पे। आप कुछ गलत दिमाग मत लगा देना कि सर ने सब कुछ ले लिया, हाँ ऐसे नहीं कि सर ने उसकी प्रॉपर्टी ले ली। समझ में आया अभी। तब अपन कभी किसी व्यक्ति का नाम कब लिख सकते हैं अपने खातों में, एंट्री कब करेंगे, जब उस व्यक्ति से या तो हमारा दायित्व बने या हमारी संपत्ति बने या उधारी हो मामला। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल और देख लीजिए, हमारे है भाई एक मकान मालिक है चंपक दादा, ड्रॉ कर देता हूं यहां, आपको भी समझ में आएगा, ड्रॉ कर देते हैं आपको समझ में आएगा। ये मेरे मकान मालिक है चंपक दादा, ये आते हैं रेंट लेने, रेंट लेने आ गए, 10,000 रुपये महीने का रेंट है, लास्ट महीना था दिसंबर, आ गए सर चंपक दादा, लिख दूं नाम, चंपक दादा, चंपक दा लिख देता हूं, दादा पूरा आप समझ लेना। ये क्या है, लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है बेटा मकान मालिक है, ओ सॉरी कौन है बेटा, लैंडलॉर्ड है मतलब मकान मालिक है। ये मेरे से क्या लेंगे, रेंट, रेंट लेंगे, तो मैं क्या इन चंपक दादा को उधार दे रहा हूं क्या ये मुझे पैसा फ्यूचर में वापस देंगे, क्या मैंने इनको उधार दिया, नहीं सर आपने उधार नहीं दिया, आपने तो दिया रेंट, ओके मैंने अपना एक खर्चे का जो जिम्मेदारी थी वो निभाई है। तो इस रेंट की एंट्री क्या होगी भाई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने 10,000 मान लो, ये 10,000 रुपए हमने उसको रेंट के उधार नहीं दिए, रेंट के दिए। अब मान लो चंपक दादा बहुत परेशान थे, दुखियारी थे, आके बैठ गए ऐसे मुंह लटका के, मैंने कहा दादा क्या हुआ, कुछ नहीं, नया साल आ रहा है जनवरी का, भाई कुछ पैसे चाहिए, एक्स्ट्रा दोगे क्या, कितने चाहिए दादा, 30,000 रुपए चाहिए, कितने चाहिए उसको, दादा को 30,000 रुपए चाहिए उधार, 30,000 रुपए उधार चाहिए, सॉरी 30,000 क्या चाहिए, उधार चाहिए भाई। उधार चाहिए। अब भाई अभी मेरे रेंट कितना था, 10,000 में दे चुका हूं, अब बैठे उदास उदास गए नहीं, काफी देर में ऐसे ही मायूस मायूस थे, तो मैंने पूछ लिया प्यार से, अभी उन्होंने मेरे से मांगा भी नहीं था भाई कि आप दो, उन्होंने कहा मुझे 30,000 की जरूरत है, अब मुझे चाहिए। मैंने कहा दादा अगर मैं 30,000 आपको देता हूँ तो मेरे जनवरी महीने का, फरवरी महीने का, मार्च महीने का, 3 महीने का रेंट एडवांस चला जाएगा, और पहले से ऑलरेडी आप 3 महीने का एडवांस दे चुके हो, 6 महीने का एडवांस, भाई मेरी इतनी श्रद्धा नहीं है, 30,000 मेरे गले में पड़े हैं, मैं आपको दे सकता हूं, वापस कब दोगे,
ध्यान देना मेरे शब्दों पे। आपको जो मैं पैसे दे रहा हूं मुझे वापस चाहिए, मेरे पैसा आपके पास पड़ा रहेगा एज ए लोन। आपको दे दिया मैंने, आप मुझे वापस दोगे ना? कि हाँ दूंगा। तो भाई मेरे गले में जो केस था वो गया किसको गया? अभी रेंट को नहीं गया, अब चंपक दादा को गया। किसको गया बेटा? चंपक दादा को मेरा पैसा गया। अब रेंट का पैसा जा चुका था, वो नहीं गया। अब मैंने चंपक दादा को पैसे दिए तो मेरा केस गया, मुझे लिखना तो पड़ेगा ना। अभी वो पतलू आ जाएगा, और 30,000 रुपये कहाँ गए भाई, कहाँ गए 30,000? मैं कहूंगा भाई चंपक दादा आए थे, बहुत परेशान थे, उदास थे, मुझे भयंकर टेंशन हो गई तो मैंने चंपक दादा को दे दिए और वो लेके चले गए। वो 4-5 दिन वापस दे देंगे भाई। तो ऐसा करके मैं उनको बता सकता हूँ ना भाई, उनको दिए तो मुझे एंट्री करनी पड़ेगी उनके नाम से, है ना? तो एंट्री क्या होगी? टू कैश गया, अकाउंट कितना 1,000 रुपया, 30,000 रुपया। अब मेरे लैंडलॉर्ड थे, क्या मैंने इनको किराया दिया? नहीं। मकान मालिक को 30,000 रुपए दिए, ये लिखा हुआ नहीं है। मकान मालिक को 30,000 रुपए उधार दिए, मकान मालिक को 30,000 किराया दिया, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। टू कैश कितना? 30,000। किसको दिया? चंपक दादा को। चंपक दा अकाउंट डेबिट कितना? 30,000। थोड़ा सीक्वेंस नजदीक आ गया इस एंट्री का, थोड़ा दूर ले जाते हैं तो आपके भी समझ में आए। ये बेटा 30,000। अब बात आई आपके दिमाग में, हम व्यक्ति का नाम जब लिखेंगे जब व्यक्ति से हमारी उधारी हो, या तो हमको उससे वापस लेना हो या हमें उसको चुकाना हो। मान लो सर चुकाने वाला सिस्टम कैसे, दायित्व उत्पन्न कैसे होगा? अब भाई साहब जहां से मेरा दोस्त पतलू लाल, जहां से मेरा दोस्त पतलू लाल माल खरीदता है, वहां पर क्या बताऊं भाई साहब, क्या बताऊं, मेरा बार बार जाने का मन करता है ना? तो जब भी पतलू लाल माल खरीदने जाता है मैं कहता हूं सर आप मत जाइए, मैं जाता हूं ना। मैं गया वहां, रोज माल खरीदता हूँ, आधा घंटा टाइम देता हूँ, वहाँ बैठे रहता हूँ। वहाँ पे वो 2-3 कस्टमर सेल्समैन लगी हुई है, इसलिए तो जाता हूँ। मजाक कर रहे हैं समझो। मान लो मैं गया वहाँ के माल खरीदने, एक दिन जो उसने बिल बना के दिया, जो माल की क्वांटिटी थी 5 लाख का बिल था, 3 लाख के पास में थे, 2 लाख थे नहीं। तो मेरे दोस्त पतलू लाल से बात हुई, उन्होंने कहा भाई साहब उधार रख लो। हमने माल जब खरीदा उधार खरीद लिया, तो जब हम उधार खरीदेंगे तो उस पार्टी का नाम लिखेंगे ना भाई, उस पार्टी से मैं उधार खरीद रखा है, उसको 2 महीने 3 महीने नेक्स्ट डे कभी ना कभी तो वापस देना होगा ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी ना, देखो परचेज अकाउंट डेबिट 5 लाख का माल था, टू कैश मेरा कितना गया अकाउंट? सर 3 लाख गया, सॉरी 3 लाख गया। टू उधार कितना है? वो पार्टी, सप्लायर, क्रेडिटर्स जो हमसे लेगा, अब लेनदार हो गया, तो मैं क्या लेनदार लिख रहा हूं यार, क्रेडिटर्स लिख रहा हूं, या उस पार्टी का नाम लिख रहा हूं, पार्टी। पार्टी अकाउंट जिसका भी नाम होगा ये हमारा क्या होगा बेटा? वो लेनदार होगा। कितने से? 2 लाख से। हो गई ना? हमने 5 लाख का परचेज किया, कैश गया 3 लाख का, 2 लाख जाना बाकी है। जब इस पार्टी को देंगे ना तो पार्टी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना लाख? 2 लाख। टू कैश अकाउंट 2 लाख, तब हमारा 2 लाख और चला जाएगा। पार्टी डेबिट से क्रेडिट प्लस माइनस होकर नेगेटिव हो जाता ना, 2 रुपए प्लस का 2 रुपए माइनस का 0। तो ये देखो सीआर और एडीआर ये होता है 0। आगे इसको भी समझाऊंगा मैं अच्छे से, फिलहाल आप समझ लीजिए। यहां पर केस नहीं गया था 2 लाख, यहां पर केस चला गया 2 लाख। जब केस जाता है तो सीआर होता है, यहां सीआर हो गया। देखो पार्टी का बाकी था, पार्टी खत्म, अब पार्टी को पेमेंट हम कर चुके हैं 2 लाख रुपया। यहाँ पे पार्टी का खाता खोला गया था, जब खोला गया था जब कैश नहीं था, उधारी का मामला था। जब भी व्यापार में या तो किसी व्यक्ति को लेकर दायित्व बनेगा या किसी व्यक्ति को लेकर हमारी एसेट बनेगी, तो उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा व्यापार में। भाई खर्चों को लेकर कभी एसेट नहीं बनती, खर्चों को लेकर भी दायित्व नहीं बनता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहता है, वो व्यक्ति को नहीं चुकाना है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी रूल्स है, उसको भी मैं अच्छे से समझाऊंगा ना, तब एंट्री करना बताऊंगा मैं आपको। नॉन कैश ट्रीटमेंट में उसको फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट की एंट्री में शामिल होती है ये चीजें। जो 4-5 एंट्रीज है, वो 4 एंट्रीज 5 एंट्रीज है एडजस्टमेंट की, वो मैं अलग से टॉपिक लूंगा जस्ट जनरल पूरा होते ही एंड में। तब आपकी सारा सबसे लास्ट एंट्री होगी एडजस्टमेंट की। अब साथ ही साथ में हमने एक चीज सीख ली ना, सर ये क्या हुआ भाई साहब,
ये क्या हुआ, ये सर अभी तक तो आप 2 लाइन लिखते आए हो, डेबिट की 1 लाइन, क्रेडिट की 1 लाइन, लाइन बढ़ गई, बढ़ेगी ना। इसको बोलते हैं कंपोजिट एंट्रीज, या बोलते हैं संयुक्त प्रविष्टि हिंदी में। 2 लाइनों की जब तक एंट्री होगी उसको बोलेंगे साधारण प्रविष्टि, सामान्य प्रविष्टि, साधारण प्रविष्टि। 2 लाइन से ज्यादा हो या तो डेबिट में, या 2 लाइन, दो मतलब सॉरी 1 लाइन से ज्यादा हो डेबिट में, लेना 2-3 लाइनें भी हो सकती है, क्रेडिट में भी 2-3 लाइन हो सकती है, या डेबिट में 1, क्रेडिट में 2-3, मतलब कि एक से अधिक लेन देनों को एक साथ लिख लेना संयुक्त प्रविष्टि कहलाती है। हम संयुक्त साथ भी लिख सकते हैं। तो जर्नल में 2 तरह की प्रविष्टि कर सकते हैं, नंबर 1 सामान्य प्रविष्टि, नंबर 2 संयुक्त प्रविष्टि। एक से अधिक लेन देनों को एक साथ में लिखना संयुक्त प्रविष्टि कहलाता है ना। एक ही लेन देन की 2 खातों को प्रभावित करना सामान्य प्रविष्टि कहलाता है। एक ही लेन देन 2 खातों को प्रभावित करके लिखा जोखा करना दोहरा लेखा प्रणाली से सामान्य प्रविष्टि मानी जाती है। लेकिन 1 या 1 से अधिक लेन देनों को, 2 या 2 से अधिक लेन देन एक साथ, 2 या 2 से अधिक आर्थिक लेन देन एक साथ जर्नलाइज किए जाए तो उस जर्नल प्रविष्टि को संयुक्त प्रविष्टि कहते हैं बेटा। ये आपके साथ साथ मैंने एक बता भी दिया, साधारण प्रविष्टि, संयुक्त प्रविष्टि। जैसे जर्नल का टॉपिक हम थोरिकल वापस उठाएंगे, डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा, आराम से एक दिन हो जाएगा। कुछ नहीं है, हर एक टॉपिक की एक एक पन्ने की थ्योरी है, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या नहीं आ सकते हैं, सारे पॉइंट बना के दूंगा मैं, पॉइंट बाई पॉइंट। एक बार रीड कर लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब अब मैंने जर्नल के सारे व्यक्तिगत खत्म कर दिए, वस्तुगत खत्म कर दिए, आय व्यय के खर्चे वाली प्रविष्टियां भी खत्म कर दी। तो आज हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है, जिसमें हमारा टॉपिक था कैश का। कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट। अब हम आगे सीखेंगे नॉन कैश। नॉन कैश सीखने से पहले मैं आपकी क्वेश्चंस लूंगा एक अच्छा सा, उसके अंदर कैश के ट्रांजैक्शन भी होंगे, नॉन कैश के ट्रांजैक्शन भी होंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कैसा लिखा हो, हमें कैसे सोचना है, हमारी थॉट प्रोसेस कैसा रहना चाहिए। 10 वर्कशॉप रहेगा, 10 क्लास का वर्कशॉप रहेगा, 11 से 12 हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा वर्कशॉप नहीं जाएगा। और गारंटी से कहता हूं मेरे वर्कशॉप देख लीजिए, आपकी जर्नल टॉपिक तो वैसे ही पूरा हो गया, यहाँ सिर्फ जर्नल की थोड़ी बचेगी, एक टॉपिक तो पूरा हो गया। पोस्टिंग एक ही 15 मिनट का टॉपिक है, सिर्फ पोस्टिंग। अगर आपको जर्नल अच्छी आती है तो पोस्टिंग सिर्फ 15 मिनट का टॉपिक है, वो भी खत्म सर। फिर सहायक भैया आपके लेजर और लेजर पोस्टिंग दे रखा है, लीडिंग वर्ड दे रखा है, हो सकता है सहायक भैया में से क्वेश्चन आ जाए, एक आधे घंटे का सहायक प्रयोग का है, वो खत्म होते ही हम सीधा चले जाएंगे ट्रायल बैलेंस पे, फिर बैलेंस शीट पे, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में, ठीक है। लेकिन फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में जाने से पहले मैं आपको एडजस्टमेंट तो जर्नल के साथ ही करवा दूंगा, गारंटी से। अब जर्नल की 1-2 क्लास और रही है, सुपीरियर हो जाएगा ये जर्नल। जर्नल बहुत स्ट्रॉन्ग करो बच्चों, मैंने इसको टाइम दिया है कि जर्नल ही आपके अकाउंटिंग वर्कशॉप का मेन मुद्दा है। ये अगर आपको अच्छे से आने लग गया ना, गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को, अकाउंट आपकी अच्छी हो जाएगी। जर्नल को अपन बेस बनाकर हर बार अकाउंटिंग करेंगे, जर्नल को बेस बनाकर अपन वहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाऊंगा मैं, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, इसकी पोस्टिंग क्या होती है, एंट्री की पोस्टिंग, ये आपको आने लगी, आप किसी के भी खाते बना सकते हो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। यहां तक हो गया आपके अच्छे से। अब अपन नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चंस करेंगे जर्नल का, जिसको अपन समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें कहाँ केस है, कहाँ केस नहीं है, कौन से केस अकाउंट्स की एंट्री है, कौन से केस अकाउंट की एंट्री नहीं है, कौन सी लाइन में केस का ट्रांजैक्शन आ रहा है, कौन सी लाइन में केस का ट्रांजैक्शन नहीं आ रहा है। उससे आपको थोड़ा थॉट प्रोसेस मिलेगा, अभी हमें सोचना कैसे है क्वेश्चंस को लेकर, है ना। ओके, बाय बाय, टाटा। पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन रहता है जल्दबाजी में, फास्ट क्या है, थोड़ी सी बेटा बुरा मत मानना, थोड़ा यूं जल्दी कोर्स कराने के चक्कर में थोड़ी हड़बड़ाहट भी रहती है कि आपको जल्द से जल्द कोर्स कराना है। बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, सोच लो आप 11th और 12th को मर्ज करके, 2 सब्जेक्ट्स, 11th की अकाउंट्स, 12th की अकाउंट्स, 2 क्लास को मर्ज करके एक क्लास में उसको पिरोना कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो कर रहा हूं मैं 10 क्लास के अंदर जर्नल के साथ साथ। अब आपको मैं कुछ ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको आगे के सारे टॉपिकों का, मैं कह रहा हूँ पार्टनरशिप तक का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आने लग जाएगा। पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन उठा लेना, मेरे 12 वर्कशॉप होने, 10 क्लास या 12 क्लास वर्कशॉप के होने के बाद पार्टनरशिप के क्वेश्चन उठा लेना। उनके आंसर जब आप मैच करोगे, मान लो गलत भी हो गया और आंसर देख के जिसको मैच करोगे ना एमसीक्यूज को, तो मेरी बात याद आएगी, हाँ वो लॉजिक हो सकता है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो लॉजिकली आप एमसीक्यूज हिट करने हिट करने लग जाओगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो भाई साहब इसको अच्छे से देखो,
पसंद आए तो लाइक करो, मेरे मोटिवेशन के लिए, मैं खुश होकर पढ़ाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा मेहनत करूँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, है ना? ओके। और आपको लग रहा है भी इस क्लासों से किसी और का भला हो सकता है, तो मैं आपके लिए फ्री में मेहनत कर रहा हूँ, तो 1 मिनट का टाइम निकाल के फ्री में किसी और के लिए शेयर कर दीजिए, किसी और समवन के लिए शेयर कर दीजिए, है ना? ओके, बाय, गुड बाय, टाटा।